नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, एक प्रश्न आपके एकांकी, नाटक और निबंध के स्वरूप और उसके विकास क्रम के ऊपर आता है। तो बच्चों, आज हम हिंदी निबंध एवं उसके विकास क्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी निबंध क्या है, अर्थात उसकी कुछ विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, हम साधारण भाषा में निबंध को किस प्रकार समझ सकते हैं, निबंध किसे कहते हैं और उसके विकास क्रम के बारे में भी हम आगे के व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक बच्चों निबंध का प्रश्न है, निबंध का अर्थ होता है बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु, और इसके आधार पर निबंध साहित्य की वह विधा है जिसमें प्रयत्नपूर्वक एक एक वाक्य को जमा कर रखा जाता है। एक विद्वान का कथक है कि निबंध व्यक्ति की मानसिक चेतना और भावात्मक अनुभूति का गद्यात्मक लिखित रूप है और जन विकास का यथार्थ पत्रक भी। तो यहाँ पर जो निबंध है, निबंध का अर्थ है कि जिसमें एक जो दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं, नि प्लस बंध प्लस ल्युट, अर्थात निबंध्यते नेनास्मिने वा, अर्थात वह निबंध है जिसमें विचारों का निबंध न हो। लेकिन हम जिस रूप में निबंध को लेते हैं वह है नि प्लस बंध प्लस धयम, अर्थात निश्चितार्थेन विषयम अधिकृत्य बंधनम, अर्थात विषय पर विचारों का सूत्रबद्ध करना ही निबंध है। विषय और विचारों का सूत्रबद्ध करना हम निबंध की श्रेणी में रख सकते हैं। हमारे हम जो विषय पर भी निबंध लिख रहे हैं, उस विषय से संबंधित जो विचार हमारे मानस पटल में आ रहे हैं, हम उनको यदि सूत्रबद्ध करके कलम के द्वारा कागज़ पर उतार देते हैं तो हम उसे निबंध कह सकते हैं। साधारणतः जो लेख होता है, रचना होती है, संदर्भ होता है, ये सभी निबंध के पर्यायवाची माने जाते हैं, किंतु व्युत्पत्ति और प्रयोग के विचार से इनमें कुछ समानताएं भी हैं और कुछ विषमताएं भी हैं। और कई विषमताएं ऐसी होती हैं जिससे हमको पता पड़ जाता है कि इनका अलग अलग अस्तित्व है। जैसे लेख में किसी विषय का वर्णन रहता है और उसमें जो आत्मा विव्यंजना है और व्यक्ति प्रधानता है, वैयक्तिकता है, वो उसकी अनिवार्य शर्त नहीं है। उसमें वस्तु की प्रधानता है, व्यक्ति की प्रधानता नहीं है। किंतु निबंध इससे थोड़ा सा अलग है। निबंध में विषय से संबंधित बातें तो होती ही हैं, विषय के ऊपर तो पूरा ध्यान रहता ही है, लेकिन साथ में इसमें व्यक्ति का जो निजपन है वह भी हमको दिखाई देता है। इस संबंध में कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं, जिनमें से जैसे प्रमुख हम ले सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है निबंध के बारे में। वे कहते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल कहना चाहते हैं कि कोई कितना अच्छा गद्य लिख सकता है, यह कवियों की कसौटी कसौटी किसे कहते हैं? जिसके आधार पर किसी को परखा जाता है, उसे हम कसौटी कहते हैं। तो कौन कवि अच्छा है, यदि हम उससे गद्य लिखवाएं तो पता चलेगा कि कौन कवि ज़्यादा अच्छा है। जो जितना ज़्यादा अच्छा गद्य लिख सकता है वह उतना ही अच्छा कवि है। यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि गद्य की कसौटी निबंध है। कहने का आशय है कि गद्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कहानी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, और उन्हीं में से एक निबंध भी गद्य की विधा है। लेकिन जब गद्य की इस विधा में अर्थात निबंध में लिखा जाता है तो वह एक तरह से लिखने वाले के लिए कसौटी का काम करती है।
क्यों? क्योंकि निबंध के अंदर जो लेखक होता है उसका विषय से संबंधित कितना ज्ञान है वह तो मुखर होता ही है, साथ ही उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो निजपन है वह भी पूरी तरह से अभिव्यक्त होता है। एक हृदय से निकल करके दूसरे हृदय में उतरने के लिए जिस भाषा की, जिस तरीके से बात कहने की आवश्यकता होती है वह निबंधकार कहता है। और यही कारण है कि निबंधकार को कभी भी दुरूह भाषा शैली में पढ़ने के चक्कर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही निबंध अच्छा माना जाता है जिसमें संप्रेषणीयता का भी गुण हो, अर्थात किस तरह से वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक पाठक को बांधे रखता है। और पाठक को बांधे रखने के लिए यही आवश्यक है कि जिस समय जिस तरह की भाषा की आवश्यकता है उस तरह की भाषा का प्रयोग करके और प्रारंभ से अंत तक पाठक के मन में जिज्ञासा भी जागृत रहे और उसके अतिरिक्त उसे बहुत अच्छे से जो भी भाव वो संप्रेषित करना चाह रहा है लेखक, जो भी बात कहना चाह रहा है उस भाव को वो अच्छी तरह से हृदयंगम कर सके। उसके विचारों से, यानी निबंध पढ़ने वाला जो होता है वह निबंधकार के विचारों से सहमत होता चला जाता है, और यदि वह उसके विचारों से सहमत होता चला जाता है तो वह निबंधकार अच्छा माना जा सकता है। क्योंकि सहमत कोई कब होगा? जबकि किसी की कोई बात हमको सही लगेगी। अब निबंधकार निबंध को लिखते समय इस तरह से बात को कहता है कि पाठक को उसकी वही बात सही लगने लगती है। यानी ये एक बहुत बड़ा गुण है निबंधकार का। जब निबंधकार लिखने लगता है तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए, उसका कहने का तरीका भी इस तरह का होना चाहिए जिससे कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक पाठक निबंधकार के विचारों से सहमत होता चला जाए, और यदि वह सहमत होता चला जाता है तो वह एक सफल निबंधकार माना जाता है तथा उस निबंध को एक सफल कृति मानी जा सकती है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा निबंध के बारे में वह हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त बाबू गुलाब राय कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और सभ्यता के साथ किया गया हो। यहाँ पर बाबू गुलाब राय निबंध के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं और उन बातों के द्वारा निबंध की एक तरह से सारी की सारी विशेषताएं भी हमको दृष्टिगोचर होती हैं। पहले निबंध का बहुत अजीब सा अर्थ लिया जाता था और जॉनसन और क्रेवेल ने जो परिभाषाएं दी हैं वो आज के युग में मान्य नहीं है, क्योंकि जॉनसन ने निबंध को मन की एक आकस्मिक भटकन, एक चिंतनहीन बुद्धि विलास बताया और क्रेवेल ने भी इसका उपहास किया था और कहा था कि निबंध लेखन कला का प्रिय साधन है। जिस लेखक में न तो प्रतिभा है और न ज्ञान वृद्धि की जिज्ञासा, निबंध लेखन उसी के अनुकूल पड़ता है। ये बहुत प्रारंभिक काल में दी हुई परिभाषाएं हैं जो कि आज मान्य नहीं है। जॉनसन और क्रेवेल यद्यपि इस क्षेत्र में उनका नाम लिया जाता है, लेकिन उनकी इन परिभाषाओं को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। अब हम निबंध की परिभाषाओं के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा और बाबू गुलाब राय की परिभाषा को ले सकते हैं। तो इन दोनों के अतिरिक्त हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा को भी देख सकते हैं। वो कहते हैं कि प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, यानी कोई भी बात, मैंने बताया कि निबंध में क्या होता है कि कोई भी बात निबंधकार पाठक को कहता है, पाठक को बताता है, और उस बात को महत्व कब मिलता है जबकि कोई उस बात को प्रमाण सहित बताता है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमाणों पर जोर देते हैं और वे इस परिभाषा में लिखते हैं कि प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो परिभाषा है वह भी महत्वपूर्ण है। बाबू श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। बाबू श्याम सुंदर दास की परिभाषा भी अच्छी है
और उनके अनुसार निबंध वह लेख है जिसमें कि किसी एक विषय के ऊपर बहुत ही गंभीर विचार विमर्श किया गया हो और विस्तार के साथ में हो और अपना पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। यानी पांडित्यपूर्ण अर्थात उसकी भाषा भी इस तरह की होनी चाहिए, भाषा ऐसी हल्की भाषा नहीं होनी चाहिए। निबंध की भाषा के ऊपर भी हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास की परिभाषा को भी हम ले सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर विजेंद्र स्नातक कहते हैं कि विचारों की विशृंखलता के भीतर सन्निहित एक सूत्रता लेखक के व्यक्तित्व और वार्तालाप के ढंग की शैली के समन्वित रूप को निबंध की संज्ञा दी जा सकती है। यानी विजेंद्र स्नातक क्या कहते हैं कि जो विचारों की विशृंखलता है, उन विशृंखलता यानी जो बिखराव है, उसके अंदर जो एक सूत्रता है और लेखक का जो व्यक्तित्व है और उसके वार्तालाप का ढंग जो है वो जिस शैली में आकार पाता है उसे हम निबंध कह सकते हैं। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की ये परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब परिभाषाओं को जो यदि हम देखें, इन परिभाषाओं के बाद में हम इसी निष्कर्ष पर निकलते हैं कि निबंधों की कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे पहली है कि निबंध अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य रचना है। बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है, निबंध छोटा ही लिखा जाता है। और कुछ निबंध पद्य में भी लिखे गए हैं, जैसे पोप्स एसे ऑन मैन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का हे कविते नामक निबंध भी लिखा गया है जो कि पद्य में है। वैसे निबंध के आकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, वह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, लेकिन फिर भी छोटा निबंध हम ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है निबंध में लेखक के निजीपन की और व्यक्तित्व की झलक हमको मिलती है। साहित्य की जो अन्य विधाएं होती हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, उनमें लेखक का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी अंश तक छिपा हुआ भी रह सकता है, लेकिन निबंध में नहीं। निबंध में क्योंकि वो निबंधकार स्वयं बोलता है और पाठक उसको सुनता है, अर्थात वह लिखता है और पाठक पढ़ता है, तो बात सीधी की सीधी उसी के विचारों से आती है, निबंधकार के जो विचार हैं। तो निबंधकार के व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव निबंध पर पड़ता है। निबंध में लेखक जो भी कुछ लिखता है उसको अपने निजीपन के अनुरूप और अपने विशेष दृष्टिकोण से, अर्थात किसी विषय के बारे में वो क्या सोचता है, इसे देखते हुए ही वह लिखता है। इसलिए उसमें उसके निबंध के अंदर उसके व्यक्तिगत जो गुण होते हैं, व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं, वे भी उसमें समाये हुए रहते हैं। अगला बिंदु जो हम ले सकते हैं वो है कि निबंध में स्वच्छंदता भी होती है और अपूर्णता भी होती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि निबंध में जो कुछ लिखा जा चुका है बस वह पूर्ण है। निबंध उससे कहीं कई गुना और ज़्यादा लिखा जा सकता है। अर्थात हमेशा निबंध अपूर्ण ही रहता है, लेकिन उस अपूर्णता में और स्वच्छंदता में भी वह अपने आप में पूर्ण होता है। यानी किसी भी विषय पर आपने एक निबंध पढ़ा है और उस निबंध को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में और भी विचार आते हैं, आप कहते हैं कि इस विषय पर मैं और भी लिख सकता हूँ। अर्थात निबंध अपने आप में अपूर्ण हुआ ना, किंतु फिर भी हम जिस निबंध को पढ़ते हैं वह पढ़ने के बाद हमको ऐसा आभास होता है कि वह पूर्ण है। तो यहाँ पर अपूर्णता और स्वच्छंदता में भी हमको पूर्णता का आभास होता है। अगली जो निबंध की विशेषता है वो है कि निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक होता है और सजीव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल वर्णन नहीं होता, लेखक की प्रतिभा भी पूरी तरह से मुखरित होती है। यहाँ तक कि लेखक के जो दार्शनिक सैद्धांतिक निबंध हैं उनमें दर्शन और सिद्धांतों की अपेक्षा ये ज़्यादा सजीव होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लेखक के, निबंधकार के व्यक्तित्व का भी प्रभाव हमको देखने को मिलता है। कई बार निबंध में शैली का उभार लाने के लिए ध्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता और कुछ अलंकारों का प्रयोग भी होता है और इस तरह से वो अपनी प्रतिभा से सामान्य विषय को भी असामान्य
और नगण्य जो विषय है उसको भी निबंधकार महान बना सकता है। अगला बिंदु निबंध की विशेषता में हम ले सकते हैं कि गद्य में अभिव्यक्ति का एक तरह से यह एक स्वगत भाषण है, अर्थात जैसे लेखक स्वयं से ही कह रहा है, अर्थात उस विषय के ऊपर उसके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वह लिख रहा है। और स्वगत भाषण इसलिए कहा गया है क्योंकि निबंध में निबंधकार बस उस विषय के ऊपर लिखता है, इसमें आप करके या इस तरह से कुछ नहीं लिखता, वह केवल विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे वह स्वगत भाषण है। और निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रदान होने के कारण ऐसे निबंध को साहित्य के अंतर्गत ग्रहित नहीं किया जा सकता जिसमें दार्शनिक या वाद विवाद, विधान या राजनीति का ऐसा विवेचन हो कि उसमें लेखक का व्यक्तित्व ही अभिव्यक्त नहीं होता हो। इसलिए आत्मनिवेदन अथवा निजी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति में ही निबंध कला को हम अच्छा मान सकते हैं, निबंध कला का उत्कर्ष हम उसी में मान सकते हैं जिसमें कि लेखक को अपनी वैयक्तिक प्रतिभा के प्रकाशन का पूर्ण अवसर मिलता हो। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि निबंध की मुख्यतः इस तरह की ये विशेषताएं हैं और व्यंग्य और विनोद जो है वह भी निबंध के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि व्यंग्य और विनोद के माध्यम से पाठक प्रारंभ से लेकर के अंत तक पढ़ता रहता है और निबंध में उत्सुकता बनाए रखने का गुण भी होना चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, कसावट होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए और पूर्णता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विषय का समग्र विवेचन इस निबंध में किया जाता है और निबंध लेखक के व्यक्तित्व की अमिट छाप से युक्त एक वैयक्तिक अभिव्यंजन का सरल और सुगम माध्यम है। इसमें न केवल वार्ता का जैसा रस होता है अपितु समस्त भाषिक शक्तियाँ निबंध बोधक सौष्ठव में संसिक्त होकर स्वच्छंदता और विशृंखलता के साथ में मानसिक तरंग के रूप में प्रवाहित होती हैं और यही निबंध के गुण भी हैं। तो बच्चों, आज हमने निबंध क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में चर्चा की। आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।